हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्सचर कैम। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं अध्याय बैच में स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में। यार ये लेक्चर थोड़ा सा लेट हो गया मेरे से, क्योंकि थोड़ी सी टेक्निकल दिक्कतें थी। तो ये 6 बजे की जगह अभी आपको लगभग 12 बजे के लगभग मिलेगा, लेकिन आज ही के दिन में मिल जाएगा, ये प्रॉमिस था। तो उसी आज ही के दिन में ही से अपलोड कर दूंगा। यार थोड़ी सी दिक्कत चल रही थी टेक्निकली, इसीलिए अपलोड नहीं हो पा रहा था। ठीक है, अब थोड़ी तबीयत भी गड़बड़ सी हो रही, वायरल फीवर सा हो रहा है थोड़ा थोड़ा, लेकिन ठीक है। मैं लगा हुआ हूँ रिकॉर्डिंग करने के लिए। तुम लोग शेयर और सब्सक्राइब करते रहो, हम लोग मेहनत करके पढ़ेंगे और कोर्स को टाइमली ख़त्म करेंगे। देखो, स्टेट्स ऑफ मैटर का चैप्टर जो है वो एनसीईआरटी से हटा दिया गया। 11th के एनसीईआरटी में इस बार नहीं है। जेई मेंस में भी है, नीट में भी है और एडवांस में भी है, तो हमें पढ़ना पड़ेगा। और बेसिक बात यह है कि ये चैप्टर थर्मोडाइनेमिक्स की बैकबोन है। तो ये चैप्टर जब समझ में आ जाता है तो हमें बेसिकली आइडियल गैस और रियल गैस में डिफरेंस समझ में आता है, और बहुत सारी इक्वेशंस हम लोग समझ पाते हैं, बहुत सारे प्रोसेस को हम समझ पाते हैं जो थर्मोडायनेमिक्स में हमें ज़रूरत पड़ेगी। पता नहीं एनसीईआरटी वाले क्या कर रहे हैं, कैसे इस चैप्टर्स को हटा दे रहे हैं जिनकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा पड़ती है आगे के चैप्टर्स में। ठीक है, तो हम लोगों को तीनों स्टेट्स पढ़नी है। लिक्विड स्टेट हम लोग 12th में जाके पढ़ेंगे। जो 12th वाले बैच है उन्होंने निश्चय में लिक्विड स्टेट पढ़ लिया है, सॉलिड स्टेट बचा हुआ है, और गैसेस स्टेट यानी स्टेट्स ऑफ मैटर को हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, हमारा फोकस मेनली होगा कि इस चैप्टर में हम लोग जो थ्योरेटिकल पार्ट है उसे अच्छे से समझें। मेनली जो न्यूमेरिकल आते हैं वो आइडियल गैस से आते हैं, और जो कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम आती हैं वो रियल गैसेस वाली आती है। तो हम उन्हीं उसी टोन में अपना पढ़ेंगे चैप्टर, और चैप्टर को धीरे धीरे आगे बढ़ाएंगे। ऑलमोस्ट 2 से 3 क्लास लगेंगी इस चैप्टर में। तो थर्सडे को ख़त्म होगा, नहीं तो नेक्स्ट ट्यूसडे तो पक्का ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं कितना समय लगता है यार, क्योंकि लेंथ में ज़्यादा लंबी नहीं करना चाहता। लेक्चर की जो है वो 1 घंटे की एकदम सफिशिएंट लेंथ है, उससे ज़्यादा मेरे को पता है रिटेंशन टाइम नहीं है लोगों का, नहीं देख पाते लोग पूरा लेक्चर। मैं सही कह रहा हूँ, या तो वन शॉट हो, फिर 2 घंटे का 2.5 घंटे का तो वन शॉट में देख लें, लेकिन वन शॉट में यार एक चैप्टर ख़त्म करना बहुत मुश्किल काम है। जितना पढ़ा दे रहा हूँ उसके लिए शीट भी मिल जाएगी, हाइड्रोकार्बन की शीट कल तक अपलोड हो जाएगी। ठीक है, और स्टेट्स की शीट भी थर्सडे तक मिल जाएगी आपको। ठीक है, चलो अपनी बात करना अब आगे शुरू करते हैं। और यार एक वीडियो तुम्हारा पेंडिंग है, वो भी मैं बना दूंगा। वो मेरे को एक और दिमाग में आइडिया, उसके लिए वीडियो बनाऊंगा। और एटाइड भी थोड़ा सा रुक गया है क्योंकि भैया की अभी तबीयत नहीं सही है, इसलिए सब कुछ आ रहा है। तसल्ली रखो, तुम्हारे सारे सवालों का जवाब एक ही जगह पे मिल जाएगा, उसका नाम है टेक्सचर कैम। ठीक है, हम लोगों को नोट्स कहाँ पे मिलते हैं? नोट्स के लिए हमें पता है हमें कहाँ जाना है। नोट्स के लिए हमें जाना है अपनी प्यारी वेबसाइट dextercam.in पे, और वहाँ पे अध्याय बैच में जाके चैप्टर नंबर पे क्लिक करके हमें चैप्टर नेम पे क्लिक करके लेक्चर नंबर डाउनलोड कर लेना, या फिर अल्टरनेटिवली डाउनलोड का लिंक गिवन है, वहाँ से भी ये डाउनलोड हो जाएगा, वो वहीं पे ले जाएगा वेबसाइट पे ही। तो बात शुरू करते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर की। जब स्टेट्स ऑफ मैटर की हम लोग बात शुरू करते हैं तो कुछ मैंने लिख के रखा है, कुछ जो टेक्निकल चीज़ें होंगी वो लिख के बताऊँगा अभी, लेकिन कुछ थ्योरी पार्ट है जो बहुत बेसिक है, उसे लिख के रखने में ही फ़ायदा होता है। क्योंकि अगर यार लिखूंगा इस सारी चीज़ को तो फिर बहुत टाइम जाया होगा, और हम लोगों के पास अब टाइम कम बचा है, खासकर जो 12th वाले हैं उनके पास में। नवंबर के मिड में है हम लोग ऑलमोस्ट, और हम लोगों ने ऑलमोस्ट आधी केमिस्ट्री भी पढ़ भी लिया है। विश्वास मानो आधी केमिस्ट्री हो गई है। ठीक है, पूरा पी ब्लॉक मतलब 13, 14, 15, 16, 17, 18 डी एंड एफ क्वाड, इतना तो पूरा उससे पढ़ा ही हुआ है। ठीक, केमिकल बॉन्डिंग हो रखी है हम लोगों की। ऑर्गेनिक 11th की कवर हो गई है, 12th की फिजिकल कवर हो गई है स्टेट्स ऑफ सॉलिड स्टेट को छोड़ के, और 11th की फिजिकल के जो मेन चैप्टर बचे हैं 4 वही बचे हैं बस, और कुछ नहीं 11th में बचेगा ज़्यादा। ठीक है, हाइड्रोजन और एस ब्लॉक तो एक एक दिन का फटाफट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं एनसीईआरटी से ही। ठीक है, तो ज़्यादा कोर्स बचा नहीं है। स्टेट्स ऑफ मैटर हम लोगों को पता है, स्टेट्स ऑफ मैटर 3 होती हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। कुछ लोग कहेंगे सर हाँ, प्लाज्मा और बोस, आइंस्टाइन कंडेंसेट और नई नई स्टेट्स खोजी जा रही हैं, लेकिन हमें जो अभी बात करनी है वो हमारा फोकस केवल होगा गैसेस पे। लिक्विड्स के बारे में हम लोग 12th वाले बैच में बात कर चुके हैं, चाहो तो वो लेक्चर भी देख सकते हो अगर किसी को लिक्विड्स को अच्छे से समझना हो तो। अगर 11th में हो 12th में हो तो उसे समझना ही है, कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है ना, क्योंकि लिक्विड्स का सवाल जरूर आता है। अब गैसेस के बारे में बात करनी है, तो गैसेस क्या है? गैसेस का अपना वॉल्यूम होता है, उनका कुछ टेम्परेचर होगा, किसी गैस का किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे गैस एग्जिस्ट कर रही होगी, और वो क्या करेंगी? प्रेशर एग्जर्ट करेंगी। तो मेजरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ द गैसेस क्या क्या, हम क्या क्या मेजर कर सकते हैं गैस में? तो हम मेजर कर सकते हैं मास। मास ऑफ द गैस इज जनरली यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ नंबर ऑफ मोल्स। हम लोग नंबर ऑफ मोल्स के फॉर्म में मास को मेजर करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, तो वही तरीका अपनाते हैं। और मोल्स कैलकुलेट करने के हमारे पास 3 बेहतरीन तरीके होते हैं जो हम लोगों ने मोल कॉन्सेप्ट में भी पढ़े थे। कौन कौन से? मोल्स को हम कहते हैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स
एन अपॉन एन ए कर लें, या तो काउंटिंग से कर लें या इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम कर लें। इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम यानी कि वॉल्यूम ऑफ द गैस एट एचटीपी डिवाइडेड बाई 22.4 लीटर्स, या फिर गिवन वेट से कर लें। गिवन वेट इज नंबर ऑफ मोल्स अपॉन गिवन वेट अपॉन मोलर मास। तो ये 3 तरीके हैं जिन्हें हम मोल कॉन्सेप्ट में पढ़ चुके हैं। जिन्हें इसमें भी दिक्कत हो यार, वो मोल कॉन्सेप्ट वाला लेक्चर एक बार पलट के देख लो, एक बार सुन लो, कम से कम 1.5x पे सुन लो, ख़त्म करो फटाफट, है ना। यहाँ तक दिक्कत नहीं आनी चाहिए, मैं मान रहा हूँ, और इसके आगे ही बात शुरू कर रहा हूँ, ठीक। दूसरी मेजर दिक्कत जो आती है लोगों को स्टेट्स ऑफ मैटर चैप्टर में, वो यूनिट कन्वर्जन में आती है। यूनिट कन्वर्जन स्टेट्स ऑफ मैटर और थर्मोडायनेमिक्स दोनों में ही तंग करता है इंसान को। तो हम लोग बिल्कुल भी तंग होने की ज़रूरत नहीं समझते, और तंग होएंगे भी नहीं हम लोग, ठीक है। तो हम लोग यूनिट्स के बारे में बात करते हैं। तो मास मेजर हो गया, अब वॉल्यूम मेजर करते हैं। वॉल्यूम ऑफ द गैस इज द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर इन विच इट इज प्रेजेंट। ये हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। गैसेस उस बर्तन का या उस कंटेनर का वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेती हैं जिसमें वो रखी जाती हैं, ठीक है। तो वॉल्यूम की यूनिट 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 10⁻³ डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 10⁻³ लीटर्स इज इक्वल टू 10⁻6 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 10⁻6 ml, ठीक। यानी कि 1 डेसीमीटर क्यूब है, इसमें लिख देता हूँ, और यूनिट की 1 डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर, और 1 cc इज इक्वल टू 1 क्यूबिक सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 ml। जैसे तुम लोग जब गाड़ी देखते हो, बाइक देखते होगे, तो कहते हैं ना कि बाइक हमारी कितनी सीसी की है। सीसी यही है, वॉल्यूम है, ठीक है। इंजन का वॉल्यूम कितना है उसे हम सीसी कहते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है आसानी से। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि अपना बेस्ट में दे पाऊँ, लेकिन तुम लोग भाई थोड़ा सा और मदद करो। हम लोग 4000 तक पहुँच गए, उसके लिए तालियाँ सबके लिए। तुम लोगों की मदद से हम लोग 4000 मार्क पर पहुँच गए, और तेज़ी से बढ़ेंगे तो हम लोग जल्दी जल्दी 10,000 भी पार कर लेंगे, और फिर हम लोग आगे पढ़ते जाएंगे। यार ऑनलाइन इसलिए नहीं आ पा रहा हूँ, ऑनलाइन आने में एक दिक्कत है कि मेरा सिस्टम शायद इस बात को अलाउ ना कर पाए, वो इतना बर्दाश्त ना कर पाया ना, थोड़ा बूढ़ा हो गया है तो स्ट्रॉन्ग मशीन सरफेस प्रो है, लेकिन फिर भी ये पुराना हो गया, थोड़ा 5-6 साल पुराना हो गया। तो मैं डर रहा हूँ थोड़ा कि मालूम पड़ा लाइव गया और बीच में क्लास बंद हो गई और रिकॉर्डिंग भी बंद हो गई सारी, इसलिए नहीं जा रहा हूँ। लेकिन जैसे ही मौका मिलेगा मैं लाइव आऊँगा, और एक बार ही हम लोग मिलते भी हैं लाइव, जैसे हम लोग लास्ट टाइम मिले थे बाकी लोगों से, पिछले साल वाले लोगों से, तो वैसे ही एक बार हम लोग लाइव सेशन रख लेंगे। हम लोग मिलेंगे ज़रूर, बात करेंगे 1-on-1, एक एक बंदे की समस्या को सुनेंगे, बात करेंगे, क्या कहना चाहता है सब डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं टेम्परेचर की। तो टेम्परेचर इज द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी मेजर्ड बाय टेम्परेचर की। टेम्परेचर मेजर कैसे करते हैं? डिग्री ऑफ हॉटनेस या कोल्डनेस से करते हैं। इसकी 2 स्केल्स है, केल्विन स्केल, 3 स्केल है इनफैक्ट, केल्विन, डिग्री सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट। मेनली जो यूज़ होती है वो डिग्री सेंटीग्रेड और केल्विन यूज़ होती है, और सवालों में हमेशा हम केल्विन स्केल ही यूज़ करते हैं, डिग्री सेंटीग्रेड को यूज़ नहीं करते हैं कहीं पे भी, ना तो थर्मोडायनेमिक्स में करते हैं, ना स्टेट्स ऑफ मैटर में करते हैं, ना लिक्विड्स में करते हैं, ना इलेक्ट्रो में करता है, ठीक, ना काइनेटिक्स में करता है। तो टेम्परेचर कहीं पे भी यूज़ कर रहे हैं हमेशा केल्विन यूज़ कर रहे हैं। तो केल्विन इज इक्वल टू डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273.15 होता है एग्जैक्टली, लेकिन हम 1.15 को छोड़ दे रहे हैं, सीधे 273 लिख दे रहे हैं। और 9c/5 इज इक्वल टू F-32, या थोड़ा सा कोल्ड है तो वो जो इनहेल करने में दिक्कत हो रही है उसकी वजह से, है ना, थोड़ा सा बियर करना, कोई मतलब ऐसा नुकसान की बात नहीं है इसमें, तो मैं तो दूर ही बैठे हो ना वैसे। तो 9c/5 इज इक्वल टू F-32। तो ये जितने जितने छोटे छोटे फार्मूला हैं मैं कोशिश करूँगा कि इन्हें भी मैं कन्वर्ट करके ले आऊँ तुम्हारे लिए। मतलब एक शीट लोग डिमांड कर रहे हैं, तो उनकी शीट भी मैं शॉर्ट नोट्स की बना दूंगा और टेलीग्राम ग्रुप पे डालूंगा। तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना बहुत ही ज़रूरी है ना। अब प्रेशर की बात करते हैं। प्रेशर ऑफ अ गैस इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्सर्टेड बाय द गैस मॉलिक्यूल्स ऑन द वॉल्स ऑफ कंटेनर। गैस मॉलिक्यूल्स वॉल्स ऑफ कंटेनर पे जो फोर्स लगा रहे हैं पर यूनिट एरिया, उसी को हम प्रेशर कहते हैं। द प्रेशर इज जनरली एज्यूम टू बी आइसोट्रोपिक। मतलब आइसोट्रोपिक का मतलब होता है सेम इन ऑल डायरेक्शन। आइसोट्रोपिक प्रेशर का मतलब है कि सेम इन ऑल डायरेक्शन, प्रेशर हर डायरेक्शन में सेम ही लग रहा है, तो मुझे आइसोट्रोपिक प्रेशर कहते हैं, ठीक है। यूनिट ऑफ प्रेशर क्या है? 1 बार इज इक्वल टू 10⁻5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 10⁻5 पास्कल। इन यूनिट्स की बेहतरीन जरूरत पड़ती है, ज़्यादा जरूरत पड़ती है, इसलिए यूनिट्स पे भाई बहुत फोकस, मैं 10 मिनट से केवल यूनिट कर रहा हूँ, है ना। 1 ATM इज इक्वल टू 760 mm ऑफ मर्करी। और कमेंट करके बताना कि कितनी बार तुमने सिली मिस्टेक की, या तुम कभी कभी यूनिट्स को भूल जाते हो और तुम फार्मूले को यूज़ करके भी सही आंसर नहीं निकाल पा रहे क्योंकि यूनिट कन्वर्जन नहीं आ रहा है। ये कमेंट करके ज़रूर बताना, है ना।
तो जो जिसकी ज़रूरत है मैं उस पर इम्फेसिस करता हूँ और वहीं पे रुकता हूँ, ठीक है। तो 1 बार इज इक्वल टू 10⁻5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर यानी 10⁻5 पास्कल हो गया, या 1 ATM को हम कहेंगे 760 mm ऑफ मरकरी या 760 टॉर, ठीक है। या फिर 1 ATM को हम लिख सकते हैं क्या, 1 ATM इज 1.01325 बार यानी कि 1.01325 इंटू 10⁵ पास्कल्स। अब हमें पढ़ने हैं गैस लॉज। यहाँ से बात थोड़ी सी कठिन सी शुरू होगी और यहीं से हम लोग अपने टॉपिक को ये मानेंगे कि स्टार्ट हो रहा है और यहीं से हम इसे शुरू करेंगे, ठीक है। गैस लॉज क्या कहते हैं? सबसे पहला लॉ जो हमें पढ़ना है वो पढ़ना है बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ क्या कह रहा है? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ फॉर ए गिवन मास ऑफ ए गैस, जो बात ध्यान रखने की है उसे हाईलाइट कर देता हूँ, फॉर ए गिवन मास ऑफ ए गैस, ये बहुत जरूरी बात है, एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, for a given mass of a gas at constant temperature the pressure of the gas is inversely proportional to the volume of the gas। देखो किसी से ही बॉयल्स लॉ पूछो तो आंख बंद करके क्या बताता है, P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V होगा, बिल्कुल होगा। लेकिन अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है वो कहेगा हाँ बिल्कुल सर। लेकिन जो बात नहीं लोग ध्यान रखते हैं, फॉर ए गिवन मास ऑफ ए गैस, ठीक है। तो प्रेशर कैसा है? प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम के at constant temperature and given mass of the gas, ठीक। तो हम P को क्या लिख सकते हैं? P इक्वल्स टू KV लिख सकते हैं, या इसी को इम्प्लाइज करके क्या लिखते हैं? PV इक्वल्स टू K, यानी कि PV क्या हो गया हमारा? PV हमारा कांस्टेंट हो गया, ठीक है। PV हमारा क्या हो गया? कांस्टेंट। तो अगर हम मान लें कि प्रेशर P1 था तो वॉल्यूम V1 था, और प्रेशर P2 था तो वॉल्यूम V2 था, तो हम लिख सकते हैं P1 V1 इज इक्वल्स टू P2 V2। यही बॉयल्स लॉ है, आसानी से समझ में आने वाला, कि जब प्रेशर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम कम हो जाएगा और जब वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो प्रेशर कम हो जाएगा। अब जो प्रेशर और वॉल्यूम में रिलेशन है वो प्रेशर इज इक्वल्स टू K/V है। तो देखो ये बेसिकली y इक्वल्स टू 1/x जैसा फंक्शन है। तो y इक्वल्स टू 1/x का जब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं y और x के बीच में, तो एसिम्प्टोटिक हाइपरबोला बनता है एसिम्प्टोटिक हाइपरबोला। तो बेसिकली अगर हम p वर्सेस v का ग्राफ भी प्लॉट करेंगे, ध्यान से देखना भाई, ग्राफिकल क्वेश्चंस पेपर में आते हैं, 2022 में भी आया और 23 में भी आया है। 22 के PYQ की सीरीज़ में अगला चैप्टर स्टेट्स ऑफ मैटर ही है, जो फ्राइडे को आपको मिल जाएगा, आपके पास आ जाएगा। तो PYQs भी हम लोग तेज़ी से ख़त्म करने की कोशिश में लगे हुए हैं और उसे ख़त्म कर ही दूंगा, टेंशन ना लीजिए आप, है ना। तो क्या होगा कि वॉल्यूम है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है प्रेशर के, तो ये एसिम्प्टोटिक हाइपरबोला बन जाएगा। तो बेसिकली अगर तुम ध्यान से सोचो तो होगा, हो क्या रहा होगा, हो कुछ ऐसा रहा होगा कि एक कंटेनर होगा हमारे पास में, और इस कंटेनर पे हम क्या कर रहे होंगे, हम पिस्टन से प्रेशर अप्लाई कर रहे होंगे। अगर हम प्रेशर बढ़ाएंगे तो पिस्टन यहाँ आ जाएगा, तो देखो वॉल्यूम कम हो गया ना। यहाँ पे मान लिया कंडीशन कुछ P1 V1 थी, तो यहाँ पे P2 और V2 हो जाएगी। तो प्रेशर P2 विल बी ग्रेटर देन P1 होगा और V2 विल बी लेस देन V1 होगा। तो प्रेशर बढ़ेगा, वॉल्यूम कम होगा, तो इनवर्स रिलेशन चलता रहेगा, ठीक है। अगर हमें ग्राफ प्लॉट करना हो PV वर्सेस V का, PV वर्सेस V का ग्राफ कैसे प्लॉट होगा भाई? PV तो हमेशा कैसा है? कांस्टेंट है। तो PV वर्सेस V का ग्राफ कांस्टेंट लाइन बन जाएगी, ठीक। अब अगर कोई कह दे P वर्सेस 1/V का ग्राफ बनाओ, तो P वर्सेस 1/V का ग्राफ भी कैसा बनेगा? P वर्सेस 1/V भी कैसा है? कांस्टेंट है। तो इसका जो स्लोप आ जाएगा, क्योंकि P इक्वल्स टू K/V लिखेंगे, तो इसका जो स्लोप आ जाएगा ये ओरिजिन से पास होने वाली लाइन होगी, और इसका स्लोप जो आएगा वो K के बराबर आ जाएगा। जो थीटा होगा उसे हम tan थीटा लिख देंगे, किसके बराबर आ जाएगा? K के बराबर आ जाएगा। सिंपल बात है, आसानी से ये ग्राफ समझ में आनी चाहिए। मैं इनिशियल ग्राफ इसलिए बता दे रहा हूँ क्योंकि अगर जो पहली बार ग्राफ देख रहे हैं, जिन्होंने कैलकुलस अभी तक नहीं पढ़ी है, उनके लिए है, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं कि PV इक्वल्स टू क्या है? K, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स,
टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। अगर हम दोनों तरफ लॉग ले लें तो क्या होगा, लॉग लेने से क्या होगा, ये बन जाएगा लॉग ऑफ पी वी इज इक्वल टू लॉग ऑफ के, बन जाएगा। अब हमें ये पता है भाई लॉग की प्रॉपर्टी सबको आती है, मैं ऐसा मान रहा हूँ कि लॉग ऑफ ए बी जो होता है वो लॉग ए प्लस लॉग बी के बराबर होता है, लॉग ऑफ ए अपॉन बी जो होता है वो लॉग ए माइनस लॉग बी के बराबर होता है, लॉग ए प्लस बी जो होता है वो किसी के बराबर नहीं होता, वो वैसा ही है, ठीक है ना, ए माइनस बी। तो लॉग ए माइनस लॉग बी इज नॉट इक्वल टू, मतलब अगर हम इसे लिख दें ऐसा करके, तुम चाहो तो इसे लिख सकते हैं, दिस इज नॉट इक्वल्स टू लॉग ए प्लस लॉग बी, ठीक है, या लॉग ए माइनस बी इज नॉट इक्वल्स टू लॉग ए माइनस लॉग बी। ये मिसकंसेप्शन है, सिली मिस्टेक हो जाती है, इस बात को हम ध्यान रखेंगे, ठीक है, नॉट इक्वल टू वाली बात को। तो हमने लॉग ले लिया, जब लॉग ले लिया तो हम इसे क्या लिखेंगे, लॉग ऑफ पी प्लस लॉग ऑफ वी इज इक्वल टू लॉग ऑफ के, ठीक है। तो log ऑफ p इज इक्वल टू आ जाएगा log k माइनस log v, ठीक। तो log p वर्सेस log v का अगर ग्राफ प्लॉट किया जाए, log p वर्सेस log v का ग्राफ प्लॉट करें, log p वर्सेस log v का ग्राफ प्लॉट करें तो दिस विल बी ए स्ट्रेट लाइन विद पॉजिटिव इंटरसेप्ट। इसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, ये log k के बराबर होगी, और ये नेगेटिव स्लोप आ जाएगा इसका। सिंपल है, बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाना चाहिए, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक। अब आगे बढ़े भाई, ये तो यहाँ तक क्लियर है बात कि लॉग कैसे ले रहा है और लॉग लेने में क्या गलती हो जाती है, उसे भी हमने रेक्टिफाई कर लिया। तो यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम होनी ही नहीं चाहिए, मेरी समझ से तो बिल्कुल नहीं, ठीक। अब अगर हम पी वर्सेस वी ग्राफ ही बनाएं और हम क्या करें, पी वर्सेस वी ग्राफ अगर हम बना लें तो हमने 3 कर्व बना लिए इसमें, इसमें किसी प्राणी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक। एक टेम्परेचर ने मान लिया T3, एक का टेम्परेचर मान लिया T2 और एक का टेम्परेचर मान लिया T1, ठीक है। अब हमें T1, T2 और T3 में रिलेशन लिखना है, तो T1, T2 और T3 में रिलेशन लिखना है। ये पीवी ग्राफ है, कैसे लिखेंगे, अगर हम इसे थोड़ा सा शिफ्ट कर लें, सोचो भाई कैसे करेंगे, आराम से सोच के बताओ कैसे करेंगे। अगर ध्यान से देखोगे तो हमने एक इक्वेशन पढ़ी थी पीवी इक्वल्स टू एनआरटी, ये हमने मोर कॉन्सेप्ट में ही सीख ली थी, इसलिए मैं इसे यूज़ करने के लिए एलिजिबल हूँ। तो मैं मत कहना कि सर अभी तो पीवी इक्वल्स टू एनआरटी पढ़ाया भी नहीं, प्रूफ भी नहीं हुआ आइडियल गैस इक्वेशन और आप इसे यूज़ कर रहे हो। ये हम लोग पहले ही यूज़ कर चुके हैं और आइडियल गैस इक्वेशन हम जानते हैं, इसे दोबारा से लिख देंगे बस, ठीक है। तो क्या होगा कि अगर हम किसी एक गिवन वॉल्यूम पे चेक करें, अगर हम किसी एक वॉल्यूम पे चेक करें तो जिसका प्रेशर ज़्यादा होगा उसका टेम्परेचर भी ज़्यादा होगा, क्योंकि पी वी इक्वल्स टू क्या है, एन आर टी है। तो अगर किसी वॉल्यूम पे चेक करें तो पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी आ जाएगा, तो जिसका प्रेशर ज़्यादा उसका टेम्परेचर भी ज़्यादा। तो ये P3 मान लेते हैं, ये P2 हो जाएगा और ये P1 हो जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा, T3 विल बी ग्रेटर देन T2 विल बी ग्रेटर देन T1। इसका आंसर ये लिखा जाएगा, ठीक। और ये ग्राफ क्योंकि इन पे सब पे टेम्परेचर कैसा है, टेम्परेचर कांस्टेंट है इन ग्राफ पे, द टेम्परेचर इज कांस्टेंट ऑन दीज कर्व्स, ऑन दीज कर्व्स, therefore they are called isotherms, they are called isotherms। उन्हें हम क्या कहते हैं, आइसोथर्म कहते हैं,
ठीक है, उन्हें हम क्या कहते हैं, आइसोथर्म कहते हैं। ठीक, अब जितना हायर आइसोथर्म होगा पीवी कर्व में उतना ही क्या होगा, टेम्परेचर ज़्यादा होगा। ठीक, तो इस बात को लिख देते हैं, हायर आइसोथर्म in the PV curve higher will be the temperature, higher will be the temperature। जितना आइसोथर्म ऊपर होगा उतना ही टेम्परेचर भी ज़्यादा होगा, ये आसान बात है। ठीक, अब हेडिंग डाल लेते अदर फॉर्म्स ऑफ बॉयल्स लॉ, अदर फॉर्म्स ऑफ बॉयल्स लॉ। अदर फॉर्म्स ऑफ बॉयल्स लॉ, अदर फॉर्म्स ऑफ बॉयल्स लॉ हम कैसे देखेंगे, पीवी इक्वल्स टू क्या है, के। तो अगर हम लिखते हैं डी ऑफ पीवी इज इक्वल्स टू डी के कॉन्स्टेंट नंबर था, इसका डिफरेंशिएशन 0 हो गया। डी ऑफ पीवी को क्या लिखेंगे, पी डी वी प्लस वी डी पी, क्योंकि हम क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ यूवी मेथड करेंगे तो सबको इतनी तो मैथ आ ही रही है कि डिफरेंशिएशन दो फंक्शंस का कर लेते हैं। तो कैसे लिखते हैं, फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, यही तो लिखते हैं। तो हम ये लिख सकते हैं क्या कि पी डी वी इज इक्वल टू माइनस ऑफ वी डी पी, तो डी वी अपॉन डी पी इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन पी, माइनस वी अपॉन पी को लिख सकते हैं माइनस के अपॉन पी स्क्वायर भी। तो अलग अलग फॉर्म्स में इसे लिखा जा सकता है, या इसे हम ये भी लिख सकते हैं, अगर लिखना चाहो तो इसे माइनस वी स्क्वायर अपॉन के भी लिख सकते हो, वो तो जैसा भी लिखना चाहो, और ये एट कॉन्स्टेंट टी लिख सकते हैं। ठीक, सारा काम कैसा हो रहा है, आइसोथर्मल प्रोसेस हो रहा है। आइसोथर्मल मतलब कि टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो बॉयल्स लॉ लग रहा है, इसलिए हम इसे ऐसा लिख पा रहे हैं आसानी से। ठीक है, तो इसके लिए एक करस्पॉन्डिंग क्वेश्चन भी है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द बॉयल्स लॉ, कौन कौन सा कर रहा है। तो पहला रिप्रेजेंट कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, पहला वाला तो हमें पता ही पी वी इक्वल टू कॉन्स्टेंट है। फिर पी वी में लॉग ले लिया तो लॉग पी प्लस लॉग वी इक्वल टू कॉन्स्टेंट आ गया। अभी हम लोगों ने प्रूफ किया कि डेल वी ओवर डेल पी एट कॉन्स्टेंट टी इज माइनस के बाई पी स्क्वायर, भाई उसे पार्शियल डिफरेंशियल भी लिख सकते हैं। और डी आ गया माइनस पी अपॉन वी, यही तो अभी लिखा था। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल आसान बात है, इन्हें सबको लिखा जा सकता है, तो चारों तरीके से लिखा जाता है। मल्टी करेक्ट क्वेश्चन आ सकता है इसका सीधे सीधे, बिल्कुल, है ना। इसमें कोई प्रॉब्लम किसी को भी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल भी, कैसे भी, किसी भी तरह की। ठीक, अब एक सवाल लगा लेते हैं। अच्छा, सवाल लगाने से पहले यार एक बात बताओ कि तुमने कहीं बलून ब्लो किया है। एक सवाल है, इसका कमेंट बॉक्स में आंसर चाहिए। देखें कितने लोग देख रहे हैं, कितने लोग ध्यान से सुन रहे हैं मेरी बात। कि जब हम बलून फुलाते हैं तो उस टाइम पे बलून के अंदर प्रेशर भी बढ़ रहा होता है और बलून का वॉल्यूम भी बढ़ता है। तो क्या बॉयल्स लॉ फेल हो जाता है या नहीं हो जाता, ये बताना है। जब हम प्रेशर बढ़ा रहे होते हैं तो बलून को ब्लो कर रहे होते हैं तो प्रेशर भी बढ़ता है और बलून का वॉल्यूम, बलून भाई फूल के बड़ा हो जाएगा ना, तो उस टाइम पे बॉयल्स लॉ काम करेगा या नहीं करेगा, ये बताना है। तो मैं इस पर कमेंट करके बताना मेरे को कि ऐसा होगा या नहीं होगा। ठीक, अब एक क्वेश्चन पढ़ लेते हैं कि अ सिलेंडर, ए 10 लीटर सिलेंडर ऑफ हाइड्रोजन गैस इज कनेक्टेड टू एन इवैक्यूएटेड 290 लीटर टैंक। इफ द फाइनल प्रेशर is 700 mm of mercury, what must have been the original initial pressure of the gas in the cylinder during the pressure and during the process the temperature remains constant। तो देखो किया क्या है कि हमसे P1 पूछा गया है, V1 हमें पता है कितना है 10 लीटर से, P2 हमें गिवन है 700 mm ऑफ मरकरी, और हमें V2 की वैल्यू हमें पता है 290 लीटर, तो ये था, और 10 लीटर दोनों को कनेक्ट कर दिया गया तो वॉल्यूम हो गया 300 लीटर्स। ठीक है, बेसिकली किया क्या गया कि अगर हम यहाँ पे एक वेसल बना लें, ठीक है, इसे भी ऐसी बना लेते, सुंदर सा बना लेते। ठीक, तो इस दोनों को आपस में जोड़ दिया।
ये 10 लीटर था, ये 290 लीटर्स था। यहाँ पे हाइड्रोजन थी और इसे कनेक्ट कर दिया गया। और कनेक्शन जब हटाएंगे वॉल्व को, इसे रिमूव करेंगे तो टोटल वॉल्यूम कितना हो जाना है 300। टेम्परेचर कैसा है? टेम्परेचर इज कांस्टेंट। टेम्परेचर कांस्टेंट है, देयरफॉर बॉयल्स लॉ कैन बी यूज्ड। बॉयल्स लॉ कैन बी यूज्ड। बॉयल्स लॉ यूज करेंगे तो क्या लिख देंगे? P1 V1 इज इक्वल्स टू P2 V2। तो P1 की वैल्यू कितनी है हमें निकालनी है? V1 की वैल्यू है 10, P2 की वैल्यू है 760, कितनी है? 700 है, सॉरी 700 इंटू वॉल्यूम हो गया 300, इसे हटा दिया तो P1 की वैल्यू आ गई कितनी? 21,000 mm ऑफ मरकरी। कितना आ गया? 21,000 mm ऑफ मरकरी आ गया प्रेशर। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए यार, बिल्कुल सरल सवाल था और धीरे धीरे लगा दिया मैंने। ठीक है, लिख के लगाता हूँ जिससे तुम्हें कोई दिक्कत ना आए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 500 ml ऑफ द एयर एट 70 mm ऑफ प्रेशर, मरकरी ऑफ प्रेशर वॉज कंप्रेस टू 200 ml आइसोथर्मली, व्हाट विल बी द न्यू प्रेशर? तो ये तो आसान सवाल है। V1 की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें? 500 ml। P1 की वैल्यू दे रखी है 700 mm ऑफ मरकरी। ऐसे तसल्ली से लिख लोगे सवाल तो फिर आसानी से लग ही जाएगा। वॉल्यूम की वैल्यू कितनी है? 200 ml और P2 की वैल्यू में निकालनी है। टेम्परेचर कांस्टेंट है तो P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 कर देंगे। तो P1 की वैल्यू कितनी? 700 इंटू V1 की वैल्यू 500 इज इक्वल टू P2 की वैल्यू हमें निकालनी है और इसकी वैल्यू 200। तो इससे कैंसिल हो गया तो P2 की वैल्यू आ गई कितनी? 700 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 3500 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 1750। तो इसका आंसर 1750 आ गया। आंसर सीधा सीधा था, ख़त्म हुआ सवाल, मज़े में लगा दिया हम लोगों ने। तो ये छोटे से 2 सवाल हमने करे किसके? बॉयल्स लॉ के। ठीक, अब बात आती है चार्ल्स लॉ की। हर किसी लॉ को इतना डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे, थोड़ा थोड़ा बताते जाएंगे और आगे आते आते इसका डिस्कशन हल्का हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम वही चीज़ें बार बार रिपीट करने से कोई फ़ायदा हम समझते नहीं, उससे टाइम बर्बादी होती है और कुछ नहीं होता है ना। अगर तुम्हें रिपीट ही देखना तो यार, तो ये वीडियो आराम से बार बार बैक करो, देख लो, है कि नहीं। तो चार्ल्स लॉ क्या कह रहा है? एट कॉन्स्टेंट प्रेशर द वॉल्यूम ऑफ द गैस ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस increases or decreases by 1/273.15 of its volume at 0 डिग्री सेंटीग्रेड for every rise or fall in 1 degree in temperature। ठीक है, यानी हर डिग्री राइज या फॉल के लिए जो वॉल्यूम है वो 1/273.15 टाइम्स चेंज होगा। तो Vt इज इक्वल टू V0 प्लस V0t अपॉन 273.15। ठीक, तो ये फॉर्मूला हम ध्यान रखेंगे। इसका सिंपल वर्जन अगर ग्राफ बनाना चाहें Vt और डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में, तो देखो हमें क्या करना पड़ेगा? लाइन को एक्स्ट्रापोलेट करना पड़ेगा और इस एक्स्ट्रापोलेशन की वजह से जो माइनस है वो कभी हम अटेन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उस टाइम पे गैस का वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा और 0 हम अटेन नहीं कर सकते, इसलिए। ठीक है, तो इसका एक सरल सब स्टेटमेंट भी है। सरल सब स्टेटमेंट क्या है? फॉर ए गिवन मास ऑफ ए गैस एट कॉन्स्टेंट प्रेशर the volume is directly proportional to the temperature of the gas। कि for a given mass of a gas at constant pressure the volume is directly proportional to the temperature of the gas, यानी V is proportional to T at constant P and N। नंबर ऑफ मोल्स यानी गिवन मास ले लिया और प्रेशर कांस्टेंट कर दिया तो V प्रोपोर्शनल T हो गया, तो V इज इक्वल टू KT हो गया। तो V1 अपॉन V2 इज इक्वल टू T1 अपॉन T2 या V1 अपॉन T1 इक्वल टू V2 अपॉन T2। सिंपल तरीके से लिखा जा सकता है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। अब अगर हम इसके ग्राफ प्लॉट करें, तो V वर्सेस T कैसा ग्राफ बनाएंगे? V वर्सेस T कैसा ग्राफ बनाएंगे? V वर्सेस T हम ऐसा ग्राफ बनाएंगे। ठीक, और ये कैसी लाइन होगी? V वर्सेस T की एक स्ट्रेट लाइन होगी जो ओरिजिन से पास कर रही होगी, ऐसी सिंपल। ठीक, अगर V इक्वल्स टू KT है
तो हम क्या लिख सकते हैं, log v इज इक्वल्स टू log k प्लस log t लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, बताओ भाई। log k प्लस log t लिख सकते हैं। तो अगर हम log v वर्सेस log t का ग्राफ प्लॉट करना चाहें, log v वर्सेस log t का ग्राफ प्लॉट करना चाहें तो ये क्या आएगी, किसी इंटरसेप्ट से पास होने वाली लाइन आएगी स्ट्रेट, और इसकी वैल्यू कितनी होगी, log t के बराबर, log k के बराबर होगी ये। ठीक है। अब अगर v वर्सेस t का ग्राफ अगर हमें बनाना हो और कई सारे प्रेशर्स पे बनाना हो, जैसे हमने कई सारे वॉल्यूम से बनाया था, अब की बार क्या करेंगे, कई सारे प्रेशर्स पे बनाएंगे। तो हमने कई सारे प्रेशर्स पे बना दिया, मान लिया एक ये बना दिया। स्लोप अलग अलग हो सकता है, अलग अलग प्रेशर्स पे हमने ग्राफ पलट दिया। इसका प्रेशर P1 लिख लिया, इसका प्रेशर P2 लिख लिया और इसका प्रेशर P3 ले लिया। अब इन पे प्रेशर कांस्टेंट है, तो दीज आर कॉल्ड आइसोबार्स। इन्हें हम क्या कहते हैं, आइसोबार्स है। तो हमें P1, P2 और P3 में रिलेशन लिखना है। ठीक, तो हम किसी एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे देख लें भाई। सिंपल तरीका क्या है कि हम किसी एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे देखें, देखो तुम साथ साथ नोट कर रहे हो, पॉज कर करके करो आसानी से, कोई दिक्कत की बात नहीं, बहुत तेज़ी में नहीं है हम लोग। ज़्यादा ज़रूरी है तुम्हारा समझ में आना, मेरा पढ़ाना तुम्हें समझ में आना, तभी तो मज़ा आएगा। कि अगर हम एक किसी गिवन टेम्परेचर पे देख लें तो जिसका वॉल्यूम ज़्यादा उसका प्रेशर कम, क्योंकि जब गिवन टेम्परेचर पे हम देख रहे हैं, जब गिवन टेम्परेचर देख रहे हैं तो बॉयल्स लॉ काम करने लगेगा। तो जिसका वॉल्यूम कम उसका प्रेशर ज़्यादा, तो P3 विल बी ग्रेटर देन P2 विल बी ग्रेटर देन P1। जिसका वॉल्यूम ज़्यादा उसका प्रेशर कम हो जाएगा। सिंपल सा है लॉजिक, कोई मुश्किल बात नहीं है, ये तो बहुत ही सरल क्लास है, इसे तो समझने में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ठीक, अब V अपॉन टी हमारा क्या है, V अपॉन टी हमारा कांस्टेंट है। तो अगर हमें D ऑफ V अपॉन टी निकालना तो D ऑफ कांस्टेंट लेना, D ऑफ कांस्टेंट तो हो जाएगा 0। अच्छा, D ऑफ U अपॉन V क्या होता है, V इंटू डी यू माइनस यू इंटू डी वी डिवाइडेड बाय V स्क्वायर, यही होता है। तो इसे कैसे करेंगे, इसे कैसे करेंगे, इसे लिखेंगे T डी यू T इंटू डी वी माइनस V डी टी अपॉन टी स्क्वायर। टी स्क्वायर तो उधर चला गया, तो T डी वी इज इक्वल टू V डी टी लिख देंगे। तो इसे हम लिखते हैं डेल V ओवर डेल टी एट कॉन्स्टेंट P इज V अपॉन टी। सिंपल है, ये भी लिखा जा सकता है, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, बड़े मज़े में कर रहे हैं, देखो आसानी से बात खत्म होती जा रही है और कोई दिक्कत की बात तो है ही नहीं। अब देखो मैंने जगह कितनी कम कम छोड़ रखी, यानी कि सवाल आसान है, ये होमवर्क के लिए हैं, इन्हें होमवर्क के लिए करना अपने आप। ठीक है, ये वाला मैं कर देता हूँ। कह रहा है एन ओपन फ्लास्क कंटेन्स एयर एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड, कैलकुलेट द फ्रैक्शन ऑफ एयर दैट वुड बी एक्सपेल्ड आउट एट 477 केल्विन। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि 477 पे ये बताना है कितनी एयर एक्सपेल कर गई। ठीक है, कैसे बताएंगे, तो जो गिवन है वो लिख लेते हैं। T1 की वैल्यू हमें दी है 300 केल्विन, T2 की वैल्यू दी है हमें कितनी 750 केल्विन, टेम्परेचर केल्विन में कन्वर्ट कर लिया। इसका वॉल्यूम हमने मान लिया V, इसका V2 हमें निकालना है। तो V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू होता है V2 अपॉन T2। ठीक, तो ये हो गया, V1 की वैल्यू V रख दें, T1 की वैल्यू 300 रख दें, इज इक्वल टू V2 हमें निकालना है, और ये T2 आ गया 750। तो V2 की वैल्यू आ गई 75/30V, यानी बेसिकली 2.5 V आ गई। ठीक, तो वॉल्यूम ऑफ द एयर एक्सपेल्ड आउट कितनी हुई, क्योंकि अगर 2.5 वॉल्यूम हुआ, हमारा कंटेनर कितने वॉल्यूम का था, V वॉल्यूम का था, और 2.5 वॉल्यूम आ गया तो क्या होगा, गैस बाहर चली जाएगी। कितनी, V तो कंटेनर में ही रहेगी। ध्यान से सुनना भाई, देखो इसमें गड़बड़ हो सकती है कि V वॉल्यूम तो कंटेनर में ही रहेगा, 1.5 V कहाँ चला जाएगा, बाहर चला जाएगा। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ द एयर expelled out
इज इक्वल टू 2.5v माइनस 1.5 सॉरी माइनस v इज इक्वल टू 1.5v। ठीक, तो फ्रैक्शन ऑफ एयर हमसे तो फ्रैक्शन पूछा था, तो 1.5 डिवाइडेड बाई 2.5, v से v कैंसिल हो गया, ये आ गया, यहाँ से डेसिमल किया, जो 5 जा गया, ये 3 आ गया, तो 3/5 जो थी वो बाहर चली गई, बाकी कंटेनर में 2/5 ही बची होगी। ठीक है, सिंपल सी बात है, आसानी से समझ में आनी चाहिए। अब अगला लॉ गैलू-सेक्स लॉ है, ज़रा ध्यान से स्पेलिंग को पढ़ लेना। गैलू-सेक्स है तो मुस्कुराने की ज़रूरत नहीं है ना, तुम्हारे दिमाग में खुरापाती चलती रहती है हमेशा। चलो अच्छा ठीक है, काम की बात। तो इट स्टेट्स दैट द एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, अब देखो हम लोग एक बार टेम्परेचर कॉन्स्टेंट कर चुके हैं, एक बार प्रेशर कॉन्स्टेंट कर चुके हैं, अब जिसे कॉन्स्टेंट होना है उसका नंबर है वॉल्यूम। तो इट स्टेट्स दैट एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम द प्रेशर ऑफ ए गिवन अमाउंट ऑफ ए गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर। It states that the constant volume, the pressure of a given amount of a gas is directly proportional to its absolute temperature, यानी P is proportional to T आ गया at constant V and constant N। तो P upon P1 upon T1 equals to P2 upon T2, और इसका मैंने ग्राफ पहले से ही बना लिया। क्यों? क्योंकि यार ये सिंपल था, इसमें तो ज़्यादा कलाकारी करनी नहीं थी, जैसा हम लोगों ने चार्ल्स लॉ के बनाया था बिल्कुल वैसे ही सेम बन जाएगा। P उसमें TV बना रहे थे, VT ग्राफ बना रहे थे, इसमें PT ग्राफ बना रहे हैं, तो ये क्या आ जाएगी, ये कॉन्स्टेंट वॉल्यूम की लाइन है। कॉन्स्टेंट वॉल्यूम की लाइंस को अगर हम 3 वॉल्यूम बना लें तो इन्हें हम वॉल्यूम कांस्टेंट को हम कहते हैं आइसोकोर्स। क्या कहते हैं? टेम्परेचर कांस्टेंट कहते थे आइसोथर्म्स, जब प्रेशर कांस्टेंट था तो आइसो बार कह रहे थे, अब वॉल्यूम कांस्टेंट है तो वॉल्यूम कांस्टेंट कहते हैं आइसोकोर। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है। तो हमें ये बताना है V1 V2 V3 में कौन बड़ा है, फटाफट बताओगे। तो क्या करेंगे, किसी एक टेम्परेचर पे लाइन खींच लेते हैं फिर से, जिस पर का प्रेशर ज़्यादा उसका वॉल्यूम कम, जिसका प्रेशर ज़्यादा उसका वॉल्यूम कम, तो V3 ग्रेटर देन V2 ग्रेटर देन V1 आ गया। सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं। P अपॉन टी कॉन्स्टेंट था तो फिर से डिफरेंशिएट कर दिया, तो इससे dP/dt एट कॉन्स्टेंट भी P अपॉन टी के बराबर आ जाएगा। डिफरेंशिएट करके देखना है, डू इट योर सेल्फ है, DIY है ये। ठीक है, DIY है। ठीक, अब अगला लॉ पढ़ते हैं विच इज कॉल्ड एवोगैड्रोस लॉ। सिंपल है ये लेक्चर, तो यार आसानी से करेंगे। जब हम लोग रियल गैस को डिस्कस करेंगे तो थोड़ा सा हम लोग टाइम लगेगा डिस्कशन में और अच्छे से डिस्कशन करेंगे उस पर। ठीक है, होपफुली ये लेक्चर्स अच्छे लग रहे होंगे, तो मैं कमेंट करके बताना। बहुत कम लोग देख रहे हैं, मैं कभी कभी दुखी हो जाता हूँ यार, क्या करूँ, मोटिवेशन कहाँ से लाऊँ, होता है कभी कभी। ठीक है, लेकिन कमिटमेंट कर लिया तो अपने आप की भी नहीं सुनता ना, फिर मैं करूँगा तो करूँगा पूरा। तो क्या कह रहा है एवोगैड्रोस लॉ, क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ अंडर द सेम कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। अब हमने टेम्परेचर और प्रेशर दो को कांस्टेंट कर दिया, तो इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैस विल ऑक्यूपाई इक्वल नंबर ऑफ मोल्स, यानी कि वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स के, तो V1 अपॉन V2 इज इक्वल टू N1 अपॉन N2 आ जाएगा। और इन तीनों लॉस को मिला दे, चारों लॉस को, तो क्या बन जाती है, आइडियल गैस इक्वेशन बन जाती है। कैसे, P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V, ये है बॉयल्स लॉ, V इज प्रोपोर्शनल टू T चार्ल्स लॉ, और V प्रोपोर्शनल टू N एवोगैड्रो लॉ। तीनों को मिला दिया तो V प्रोपोर्शनल NT/P आ गया, तो PV इक्वल्स टू क्या आ गया, PV प्रोपोर्शनल आ गया NT के, तो PV इक्वल्स टू क्या आ गया, PV इक्वल्स टू आ गया NRT। PV इक्वल्स टू क्या आ गया, NRT, वेयर NRT को हम क्या कहते हैं, आइडियल गैस इक्वेशन कहते हैं। और R की वैल्यू है, जो R क्या है, R है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। R हमारा क्या है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। और इसकी यूनिट्स जो है वो हम लोग ध्यान रखेंगे, इसे मैं डिब्बे में बंद कर दे रहा हूँ। यूनिट्स हम लोग ध्यान रखेंगे, कभी भूलेंगे नहीं। ठीक है, पेपर में दी होती हैं लेकिन फिर भी ये इंपॉर्टेंट है बहुत, हम इन्हें ध्यान रखेंगे कि 8.314 किलो 8.314 जूल्स पर मोल पर केल्विन और 0.0821 ATM लीटर पर मोल पर केल्विन। ठीक है, और 2 कैलोरीज पर मोल पर केल्विन। ठीक है, अब बात आती है डेंसिटी ऑफ अ गैस। तो डेंसिटी भी यार सिंपल चीज़ है। डेंसिटी क्या होती है, मास बाई वॉल्यूम। अरे कोई भी हम डेंसिटी लिखेंगे, डेंसिटी क्या है, मास अपॉन वॉल्यूम है। तो हमने PV क्वेश्चन RT को क्या लिख लिया, मोल्स को लिख लिया वेट अपॉन मोलर मास। इसे क्या लिख लिया, वेट अपॉन मोलर मास। N को क्या लिख सकते हैं, मैं यहाँ पे सपोर्ट में लिखते जा रहा हूँ, W अपॉन M, यानी कि वेट अपॉन
मोलर मास, तो मोलर मास को अलग कर लिया, W अपॉन वी एक तरफ कर दिया, तो W अपॉन वी क्या हो गया, मास बाई वॉल्यूम इज डेंसिटी हो गया, और डेंसिटी इंटू आर टी हो गया। तो पी इज इक्वल डेंसिटी डी इक्वल टू क्या हो गया, पी एम बाई आर टी। कभी कभी डेंसिटी को रो से भी लिखते हैं, तो रो इक्वल टू पी एम बाई आर टी हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला एक बार फिर से, तो इसे भी हम ध्यान रखेंगे, भूलेंगे नहीं। अब रिलेशनशिप बिटवीन द वेपर डेंसिटी एंड मोलर मास हम जानते हैं कि मोलर मास इक्वल टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी होता है। ये फॉर्मूला सबको याद है, इसमें तो किसी को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ठीक, एक सवाल बेहतरीन सा कह रहा है, टू क्लोज्ड वेसल्स ऑफ इक्वल वॉल्यूम कंटेनिंग एयर एट प्रेशर P1 एंड T1 आर कनेक्टेड टू ईच अदर थ्रू ए नैरो ट्यूब। इफ द टेम्परेचर इन द वन ऑफ द वेसल्स इज नाउ मेंटेन्ड एट T1 एंड दैट इन अदर इज T2, व्हाट विल बी द प्रेशर इन द वेसल। ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए एक प्रोटोटाइप सवाल है, इसे करने के लिए कुछ सेट तरीके हैं, उन्हीं से हम करेंगे। नंबर ऑफ मोल्स हमेशा ऐसे तरीकों में कंजर्व कराते हैं, ये बात ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि ये प्रोटोटाइप सवाल है। इसे करने के लिए मेहनत तो नहीं लगेगी, लेकिन हमें ये आना चाहिए। ऐसे कई सवाल आएंगे, और ये फिजिक्स में भी टॉपिक है, तो तुम्हें फिजिक्स में भी फायदा मिलेगा इसका। ठीक, तो नंबर ऑफ मोल्स अगर हम इसमें प्रिजर्व कराएं, तो इस फिगर इस मतलब क्वेश्चन के लिए डायग्राम बना लेते हैं। देखो क्या करना चाह रहे हैं, कह रहा है कि एक डिब्बे को दूसरे डिब्बे से कनेक्ट कर दिया गया, तो एक डिब्बे को दूसरे डिब्बे से कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, इसमें प्रेशर P1 था, टेम्परेचर T1 था, इसमें प्रेशर P1 था, टेम्परेचर T2 है। ठीक है, यही सिचुएशन थी। पढ़ लेते हैं सवाल। टू वेसल्स ऑफ इक्वल वॉल्यूम, वॉल्यूम तो दोनों का सेम है, कंटेनिंग एयर एट प्रेशर P1 एंड टेम्परेचर T1 आर कनेक्टेड टू ईच अदर थ्रू ए नैरो ट्यूब। पहले दोनों में टेम्परेचर T1 पे ही मेंटेन था, फिर बाद में टेम्परेचर कितना कर दिया गया, T2 कर दिया गया एक। ठीक है, एक का टेम्परेचर T2 कर दिया। तो नंबर ऑफ मोल्स इनिशियली कितने होंगे, N1 इनिशियली, नंबर ऑफ मोल्स इनिशियली कितने होंगे, तो इसे हम N1 कह लें, तो दैट विल बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, P1V अपॉन RT1, और N2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, N2 की वैल्यू हो जाएगी P1V अपॉन RT1, क्योंकि दोनों पे इनिशियल टेम्परेचर कितना था, T1 था। नंबर ऑफ मोल्स फाइनल कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स फाइनली हो जाएंगे N1 प्लस N2 के बराबर। ठीक, N1 प्लस N2 के बराबर हो जाएंगे, तो N1 प्लस N2 ये हो जाएगा P1V अपॉन RT1। इसे तो भाई उतना ही रखा था, और इसे कर दिया P1। अच्छा, जब इसे खोल दिया गया तो प्रेशर चेंज हो जाएगा, P1 नहीं लिखेंगे इसे, तो इसका प्रेशर कुछ हमने मान लिया P, वॉल्यूम रहा V, और इसका हो गया प्रेशर P, वॉल्यूम V अपॉन RT2। ठीक, तो हम कहेंगे फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ मोल्स, अगर हम इसमें मोल्स कंजर्व करा दें, तो N1 प्लस N2 इनिशियल विल बी इक्वल्स टू N1 प्लस N2 फाइनल होना चाहिए। होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए भाई, ऐसा ही होगा। नंबर ऑफ मोल्स तो कंजर्व ही रहेंगे, वो कहाँ जाने के चेंज होके। तो ये कितने थे पहले देख लेते हैं। यहाँ पे ये था P1V अपॉन RT1 प्लस P1V अपॉन RT1 इज इक्वल टू P कॉमन ले लें, PV कॉमन ले लें, अपॉन R कॉमन ले लें, तो ये 1/T1 प्लस 1/T2 है। तो यहाँ से भी P1, यहाँ तो सभी कुछ कॉमन आ जाएगा, तो इसमें यहाँ पे हम कॉमन क्या ले लें, इसे लिख दें 2P1V अपॉन RT1, और ये हो गया VP अपॉन R, 1/T1 प्लस 1/T2। तो V से V कैंसिल हो गया, R से R कैंसिल हो गया। यहाँ पे इसे सॉल्व कर दिया तो ये आ जाएगा T1 प्लस T2 अपॉन T1 T2, और ये हो गया 2P1 अपॉन T1। तो T1 से T1 कैंसिल हो गया, और इंटू P बचा हुआ है यार, तो P की वैल्यू आ गई 2P1 T2 डिवाइडेड बाई T1 प्लस T2।
तो ये आंसर हो गया अपना। इसका ऑप्शन कौन सा है, देख लो 2P1T2/T1+T2, सी आंसर आ गया हमारा। सवाल समझ में आया। हमने क्या किया, नंबर ऑफ मोल्स को कंजर्व करा दिया आसानी से, इसमें कोई दिक्कत किसी को नहीं आनी चाहिए। अब बात आती है डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर की। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर क्या कहता है कि इफ वी हैव ए मिक्सचर ऑफ एन नंबर ऑफ गैसेस, कैसी गैसेस चाहिए हमें, आइडियल गैस चाहिए, नॉन रिएक्टिंग गैस चाहिए। कैसी गैस चाहिए हमें, आइडियल गैस चाहिए, नॉन रिएक्टिंग गैस चाहिए। तो इफ वी हैव ए मिक्सचर ऑफ एन नंबर ऑफ नॉन रिएक्टिंग गैसेस यानी आइडियल गैस, देन द टोटल प्रेशर ऑफ द मिक्सचर, जो टोटल प्रेशर है वो क्या होगा, इज इक्वल टू द सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ द इंडिविजुअल गैसेस, यानी सब छोटी छोटी गैसेस के प्रेशर के सम के बराबर होगा, लेकिन नॉन रिएक्टिंग है। मान लो अगर हम 5 लोग मिल जाएं और दीवार को मिलकर धक्का मारे और हम आपस में न लड़ रहे हों, तो टोटल प्रेशर अप्लाइड बाय अस ऑन द वॉल विल बी कितना हो जाएगा, P1 + P2 + P3 + P4 + P5, इतना ही हो जाएगा। सब लोग अपने अपने हिसाब से दीवार को धक्का मार रहे होंगे। सेम गोज विद गैसेज ऑल्सो। तो पार्शियल प्रेशर का जो फॉर्मूला होता है, पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है, पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू होता है मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। ये फॉर्मूला हम ध्यान रखेंगे। हमने मान लिया कि हमारे पास n गैसेस हैं, तो मोल फ्रैक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, N1/N1 + N2 + N3, यानी मोल फ्रैक्शन हमेशा होता है अपना मोल अपॉन सबका मोल। ये बात हम लोग मोल कॉन्सेप्ट से जानते हैं अच्छे से। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ 2 कितना हो जाएगा, N2/N1 + N2 + xn तक, ठीक है। तो पार्शियल प्रेशर P1 कितना हो जाएगा, P1 हो जाएगा x1 T1, और या इसे काई1 भी कह लेते हैं, कई लोग x कहते हैं, कई लोग काई कहते हैं, तो काई भी कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। P2 की वैल्यू काई2 × PT हो जाएगी। तो P टोटल किसके बराबर हो जाएगा, P1 + P2 + P3 अप टू सो ऑन Pn तक। और P1 P2 P3 क्या है, पार्शियल प्रेशर्स ऑफ इंडिविजुअल गैसेस हैं, ठीक। अब होता क्या है कि जब गैसेस को कलेक्ट किया जाता है, जब गैसेस को एक्सपेरिमेंट में कलेक्ट किया जाता है, जब गैसेस को एक्सपेरिमेंट में कलेक्ट करते हैं तो रिवर्स डिस्प्लेसमेंट मेथड से कलेक्ट करते हैं। कैसे करते हैं, रिवर्स डिस्प्लेसमेंट मेथड। मतलब क्या होता है कि एक ट्यूब आएगी, अच्छी सी बना देते हैं, वो इस तरह से मुड़ी होगी, ओहो अच्छा नहीं बन रहा है, हिल जा रहा हाथ, ठीक, इस तरह से होगी और यहाँ से गैस आ रही होगी, ठीक। तो ये गैस क्या होगी, ये रिवर्स डिस्प्लेसमेंट मेथड कहते हैं। क्या कहते हैं, रिवर्स डिस्प्लेसमेंट मेथड कहते हैं, यानी कि पानी के अंदर बुलबुले छोड़ेंगे और उससे गैस बाहर आएगी। तो जब गैस बाहर आएगी तो उसमें कुछ वाटर वेपर्स भी आ जाएंगे भाई, उसमें क्या होगा, कुछ वाटर वेपर्स भी आ जाएंगे। इट हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड दैट द गैस आर जनरली कलेक्टेड ओवर वाटर एंड देयरफॉर इन जनरल जो गैसेस होती हैं वो कैसी होती हैं, मॉइस्ट होती हैं। तो ड्राई गैस का हम जो प्रेशर है वो कैसे निकालेंगे, मॉइस्ट गैस का प्रेशर माइनस वाटर वेपर का प्रेशर कम कर देंगे, और वाटर वेपर के प्रेशर को ही हम लोग कई बार एक्वस टेंशन भी कहते हैं। तो P ड्राई गैस जो होगा P मॉइस्ट गैस माइनस एक्वस टेंशन के बराबर होगा, यानी कि वाटर वेपर का प्रेशर हमें माइनस करना ही पड़ेगा। इसी से रिलेटेड एक सवाल देख लेते हैं और हमें समझ में आ जाएगा। कह रहा है 0.333 ग्राम्स ऑफ एल्कोहल डिस्प्लेस्ड इन अ विक्टरमेयर एपरेटस। विक्टरमेयर एक एपरेटस है जो विक्टरमेयर टेस्ट एल्कोहल में करते हैं, अभी हम लोग एल्कोहल पढ़ेंगे तो वहाँ पे सीख लेंगे, ठीक है। 0.333 ग्राम ऑफ एल्कोहल डिस्प्लेस्ड इन अ विक्टरमेयर एपरेटस, ठीक। 171 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एयर मेजर्ड ओवर वाटर एट 15 डिग्री सेंटीग्रेड। द बैरोमेट्रिक प्रेशर वॉज 773 टॉर। कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द एल्कोहल। हमें मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एल्कोहल निकालना है और एक्वस टेंशन हमें दे रखी है, ठीक है। तो हमें क्या दे रखा है, प्रेशर ऑफ, जो बैरोमेट्रिक प्रेशर है, जो बैरोमेट्रिक प्रेशर है इसी को हम कहते हैं मॉइस्ट गैस का प्रेशर, ठीक है। तो लिख लेते हैं, प्रेशर ऑफ मॉइस्ट गैस किसके बराबर आ गया, प्रेशर ऑफ मॉइस्ट गैस जो आ गया वो हमारा आ गया 773 टॉर। तो प्रेशर ऑफ ड्राई गैस कितना आ गया, हमें तो ड्राई गैस से ही मतलब है, प्रेशर ऑफ ड्राई गैस विल बी 773 माइनस 13 यानी कि 760 टॉर। 760 टॉर का मतलब होता है 1 ATM, ठीक। अब क्या करा है, इतने ग्राम से तो हमें मोलर मास बताना है, ठीक है। तो हमें वॉल्यूम पता है, तो PV = RT यूज़ कर लें। P की वैल्यू कितनी दी है 1, वॉल्यूम हमें दिया है 171 × 10⁻³ -3,
ठीक, ml में दिया हुआ, हमें क्या दिया हुआ है, ml में दिया हुआ है और हमें लीटर में चाहिए। ठीक, r की वैल्यू कितनी होगी, ये n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0.333 डिवाइडेड बाई मोलर मास इंटू 0.0821 इंटू 288। तो यहाँ से मोलर मास की वैल्यू जब निकालोगे तो मोलर मास की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 0.333 इंटू 0.0821 इंटू 288 डिवाइडेड बाय 171 इंटू 10⁻⁻3। 10⁻⁻3 से तो ये डेसिमल उड़ ही गए सारे। ठीक, उड़ गए डेसिमल। अब बस इन्हें मल्टीप्लाई करना रह गया यार। ठीक है, इन्हें मल्टीप्लाई कर दोगे तो आंसर आ जाना चाहिए। ये कुछ गड़बड़ आ रहा है क्या, नहीं 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 नहीं, ठीक आ रहा है। तो इसे एक बार चेक कर लो कैलकुलेट करके कितना आ रहा है। इसे जब कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा कितना, लगभग 46 ग्राम पर मोल आ जाएगा यार। बस इसे सॉल्व तो कर लोगे अपने आप, बाकी कैलकुलेशन तो बस कैलकुलेशन ही रह गई है। और यहाँ पे इतनी खतरनाक कैलकुलेशन तो मैं नहीं करने वाला, है ना। अब आगे एक सवाल ये मैं तुम्हारे लिए होमवर्क के लिए छोड़ रहा हूँ। अगला जो क्लास होगा वो यहीं से शुरू होगा। देखिए कितने लोग होमवर्क करके रखते हैं। रात में लेक्चर आया है मेरे को पता है, लेकिन अब अगला जो लेक्चर होगा, अगले लेक्चर में हम लोग बात कर रहे होंगे ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूज़न की। ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूज़न की बात करेंगे, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस की बात करेंगे, काइनेटिक गैस इक्वेशन की बात करेंगे, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटीज़ की बात करेंगे, और हम लोग रियल गैसेस के बारे में भी थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। तो आई होप मोस्ट प्रोबेबली ये चैप्टर 3 क्लास चलेगा, 2 में तो नहीं ख़त्म कर पाऊँगा मैं, 3 में करूँगा, क्योंकि अब सवाल लगाना है तो मैं तुम्हारे को थोड़ा टाइम देता हूँ, अलाउ करता हूँ कि तुम सवाल लगा के रखो, तब मैं लगाऊंगा, तभी फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, तो अगली क्लास में हम लोग रियल गैसेस तक ख़त्म करेंगे, और फिर एक क्लास लगेगी इडियोमेट्री की, छोटी क्लास होगी आधे घंटे की लगभग, तो उसमें हम लोग इडियोमेट्री भी कंप्लीट कर लेंगे और चैप्टर को वहीं पे वाइंड अप करेंगे। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं हम लोग, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय। ध्यान रखना अपना, सवाल जरूर लगा के रखना, आंसर बताना है। अगले चैप्टर, अगले क्लास यहीं से शुरू होगी, और अगली क्लास बहुत ज़रूरी है क्योंकि रियल गैस पे आने वाली है और मज़ा आएगा उसमें। ठीक है, अब आगे बात करने के लिए हम लोग यहीं पे अभी विराम लेते हैं, फिर मिलेंगे। जब तक तुम लोग शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और यार फैमिली बड़ी करते रहो, मतलब फैमिली बड़ी मतलब ब्यूटी फैमिली बड़ी करते रहो। ठीक है, चलो मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।